गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास 9th में डिस्कशन किया था रदरफोर्ड मॉडल पर और थॉमसन मॉडल पर। क्लियर? वहाँ पर हमने रदरफोर्ड मॉडल में आपको बताया था कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो परमाणु होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। मैंने कहा था एक होता है न्यूक्लियस परमाणु नाभिक और दूसरा होता है नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र। मेरी बात सुनने आ रही है? मेरे कहने का मीन्स रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है वो दो पार्ट्स में बटा होता है। मान लीजिए सपोज दैट ये पूरा एक हमारे पास परमाणु है, यह कितने पार्ट्स से बटा है? दो पार्ट्स में। एक क्या है? नाभिक, और दूसरा क्या है? नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र। क्लियर? अब हमने आपसे कहा कि जो न्यूक्लियस है, तो जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स किया तो वहां पर उन्होंने देखा कि जितना एटम्स का पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के स्मॉल पार्ट्स में पूर्ण रूप से क्या होता है? यहाँ पर इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था, क्या था यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज, जो प्रूव हुआ था कि प्रोटॉन है, तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस में सिर्फ धनावेश पाया जाता है। तो जब न्यूक्लियस में धनावेश पाया जा रहा तो न्यूक्लियस भी कैसा होगा? धनावेशित। नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि परमाणु को उदासीन होता है, बिल्कुल श्योर है, लेकिन जो परमाणु का न्यूक्लियस है वो कैसा होता है? पॉजिटिव, धनावेशित। अब प्रॉब्लम आई कि अगर नाभिक धनावेशित है तो परमाणु उदासीन कैसे हो सकता है? तो एक सिंपल सी कंडीशन, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। कहने के मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से कोई भी परमाणु पर जो होता है चार्ज उतना होता है आपका जीरो, न्यूट्रल होता है। यही बात मैंने बताई। मैंने दूसरी बात आपको बताई थी कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि इसके चारों कक्षाएं जो होती है उनमें इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर। लेकिन मैंने आपसे कहा कि थर्ड बात यही रीजन था, यही एक पॉइंट था जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को का ड्रॉबैक बना, कहने के लिए उसके फेल होने का रीजन बना। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। ठीक है? अब उसमें हमने आपको ये भी बताया था, एक जनरल सी बात समझ लीजिए कि अगर कोई न्यूक्लियस है, उसका जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो एटम के न्यूक्लियस से बहुत कम होता है। कहने का मतलब आप जनरली बता सकते हैं कि किसी परमाणु का जो आयतन होता है वो नाभिक के आयतन का 10 की पावर 15 गुना होता है। कितना होता है? 10 की पावर 15 गुना होता है। मेरी बात समझ आई? मैंने आपसे कहा कि अगर हम बात करें तो जो परमाणु का आयतन है, परमाणु का जो आयतन है यह नाभिक के आयतन का कितने गुना होता है? 10 की पावर 15 गुना होता है। क्लियर? आज हम लोग को जो डिस्कशन करना था वो बोहर मॉडल पर करना था। किस पर करना था? बोहर मॉडल। अब बोहर क्या थे? बोहर मॉडल में हुआ क्या? जितनी रदरफोर्ड मॉडल में कमियां निकली, बस में जिस जो रीजन बना इसके फेल होने का, उस पर एक्सप्लेनेशन दिया जिसने? बोहर ने। आप एक जनरल सी बात समझिए, बोहर ने अपने मॉडल में क्या कहा? बोहर ने कहा किसी परमाणु, जो कोई परमाणु होता है, तो देखिए इसमें कुछ बातें तो बिल्कुल फिक्स हैं। पहले क्या, जो परमाणु है और ये जो परमाणु का क्या है? नाभिक। पूरे परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और कौन रहता है? न्यूट्रॉन। परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के होने के बाद भी आप जनरली समझिए कि परमाणु नाभिक धनावेशित होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। दूसरी बात कही कि जो परमाणु नाभिक के जो चारों ओर ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं, यह वृत्ताकार ना होकर दीर्घ वृत्ताकार होती है। कैसी कक्षाएं होती हैं?
बोहर के अकॉर्डिंग जो एक कक्षाएं हैं यह वृत्ताकार ना होकर कैसी होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार होती है। बात समझ आ गई। नंबर उसमें आगे देखिए कि इन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर। कहने का मीन्स बोहर के अनुसार किसी नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार क्या पाई जाती है, कक्षाएं, और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर। दूसरा बोले इन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, इनमें कुछ विशेष कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर, और इन कक्षाओं को कहते हैं स्थायी कक्षा, स्टेबल ऑर्बिट। मेरी बात सुनाई दे रहा हूं। बोहर के अनुसार किसी परमाणु नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, उनमें कुछ विशेष प्रकार की क्या पाई जाती कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर। मेरी बात सुनाई। अब दूसरी बात बोले इन कक्षाओं को के एल एम एन ओ कोष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोष के नाम से। के एल एम एन ओ कोष, कोष क्या कह रहे हैं, कोष। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एस एच ई डबल एल, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोले जो ये ऑर्बिट हुई न्यूक्लियस के जस्ट पास में, इसे के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ कहने में लगातार क्या हो जाएंगे, बढ़ती जाएंगे। बात समझ आ गई। बोले जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, के एल एम एन ओ कोष के नाम से जानते हैं। बात समझ आ गई। नंबर सेकंड बात बोले जो अब ये हमें कैसे पता कि किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में 2 हैं कि 10 हैं कि 8, ये हमें पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन राउंड करते हैं, मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, वह इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो किस नियम से बढ़ते हैं हम लोग, 2n² नियम से। किस नियम से बढ़ते हैं, 2n² नियम से। मानिए ये क्या लिखा हुआ है, 2n²। चलिए हम पहली ऑर्बिट के लिए, पहले सेल के लिए निकालते हैं। तो पहले के लिए निकाला तो n की वैल्यू क्या मानी मैंने, 1। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 का होल ऑफ स्क्वायर, दैट मींस कितना हुआ, 2। राइट। नंबर सेकंड में कहा n इक्वल टू क्या रखेंगे, 2। तो 2 × 2 का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। n इक्वल टू कितना रखेंगे, 3। 2 × 3 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 3 9 9 2 कितना हुआ, 18। इसी प्रकार n इक्वल टू कितना रख देंगे, 4। तो 2 × 4 का होल ऑफ स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। कहने का मींस किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किस नियम से भरे जाते हैं, 2n² नियम से। मेरी बात समझ आ गई। अब जो 2n² नियम से भरे गए तो यहां पर 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, पहले कोष को, 2 किसको इंडिकेट कर रहा है, दूसरे कोष को, 3 किसको इंडिकेट कर रहा है, तीसरे कोष को, और ये 4 किसको इंडिकेट कर रहा है, चौथे कोष को। कहने का मींस पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, 2 से ज्यादा नहीं, कम हो सकते, ज्यादा नहीं। दूसरे में कितने, 8, तीसरे में 18 और चौथे में कितने, 32। बात समझ आ रही, 2 8 18 32। अब जिन कक्षाओं में, जिन परमाणु के लास्ट में 2 8 और 18 कितने आ जाए, 32, वह परमाणु कैसा माना जाता है, अक्रिय, स्टेबल, स्थायी माना जाता है। अब आपके दिमाग में आया कि हमें कैसे पता किस परमाणु के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। आप जनरली समझिए कि 2 8 18 32 अगर किसी परमाणु के लास्ट में है तो वह परमाणु क्या माना जाता है, स्टेबल, स्थायी माना जाता है। और अगर वो स्थायी है, स्टेबल है, मेरा समझ रही, अगर वो स्थायी है, स्टेबल है, तो एक जनरल सी बात कहने की क्या, कि वह क्या है, अक्रिय है, वह क्रिया नहीं करेगा।
अब प्रॉब्लम आई क्या सभी के लास्ट में दो की दो जो है ये जब किसी परमाणु की पहली कक्षा ही क्या हो लास्ट हो, पहला कोष ही क्या हो लास्ट हो, और उसमें कितने हैं दो, तो ये रूल माने हैं। बाकी में आज 18 और कितने होने चाहिए 32। मेरी बात सुनने आ गई। नंबर थर्ड बात देखिए, मैंने आपसे कहा, इन्होंने एक बात और कही कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, घूम रहा है कक्षा में, कोष में, तो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिस कक्षा में, तो किसी गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है कोणीय संवेग, mv, ठीक, mvr, कोणीय संवेग, यह उस कक्षा के, m किसको बताता है कक्षा को, इंडिकेट किसको करता है, पहली दूसरी तीसरी किसको बताता है कक्षा को, उस कक्षा के h/2 का पूर्ण गुणज होता है। कहने का मीन्स कि अगर हम m का मान रख दें, v का मान रख दें, r का मान रख दें, m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी वेग, r क्या है नाभिक से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, इनका मान रख दें, यहां पर m की वैल्यू रखते हैं किस कक्षा में गति कर रहा है, पाई का मान आप जानते हैं, और h की वैल्यू मैं बता चुका हूं, नहीं बताया तो देख लीजिए, जूल सेकंड, ये 6.62 10⁻34 लिखा है, और इस h को पढ़ते हैं प्लांक नियतांक, इसका मान आप याद कर लीजिए कि 6.62 × 10⁻34 जूल × सेकंड होता है। तो अगर यह मान यहां रख दें, पाई का मान रख दें, m का मान रख दें, इनका मल्टीपल निकालें, तो वो इसके क्या होगा इक्वल, मतलब किसी गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है, तो जिस कक्षा में गति कर रहा है उस कक्षा के h/2 के पूर्ण गुणज के क्या होता है बराबर। मेरी बात समझ आ गई? ऐसा किसने कहा, बोहर-बरी ने। आज इनका 3 पॉइंट ही पढ़िए, क्योंकि थोड़ा लंबी टॉपिक है, जनरल बात दोबारा रिवीजन देख लीजिए। मैंने आपसे कहा कि अगर कोई आपसे कहता है कि बोहर-बरी मॉडल क्या हुआ, कब आया, क्या सोचती थी, जनरल सी बात समझिए कि जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया तो उस मॉडल में जो कमियां थी उनको संशोधित किया किसने, बोहर-बरी ने। पहला पॉइंट उन्होंने कहा, रदरफोर्ड ने कहा वृत्ताकार कक्षाओं में ऐसा बुक कहती हैं, ऐसा क्या कहती है, बुक में वर्ड लिखा है, जनरली ऐसा है। तो बोहर-बरी ने क्या कहा कि वृत्ताकार कक्षाएं नहीं, कैसी कक्षा होती है, दीर्घ वृत्ताकार। जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक के चारों कक्षाएं कैसी पाई जाती हैं, दीर्घ वृत्ताकार। उन सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर। तो उन सभी कक्षाओं में नहीं लगाते, उनमें कुछ विशेष कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, चक्कर। बात समझ आ रही? आप विशेष कक्षाओं से आप समझ सकते हैं कि जिन कक्षाओं की कोणीय संवेग उस कक्षा के h/2 के पूर्ण गुणज के बराबर होगा, तो उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अदरवाइज में मूव नहीं करेगा। कहने का मीन्स जिस कक्षा में अगर हमें पता करना है किस कक्षा में गति कर रहा है, तो उसका कोणीय संवेग निकालें। अगर उसका कोणीय संवेग h/2 के उस कक्षा के गुणज के बराबर है तो गति करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। नंबर दूसरी बात, जो कक्षाएं हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं, KLMNO कोष के नाम से जानते हैं। नंबर थर्ड बात, जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाते हैं कक्षाओं में किस नियम से, 2n² के नियम से भरे जाते हैं, जहां पर n = 1 2 3 4 पुट कर देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कहा ये वैल्यू अगर किसी परमाणु के लास्ट में आ रही है, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, बाहरी कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल और अक्रिय माना जाता है, अक्रिय हो, क्रिया नहीं करेगा। अब ये आपको नहीं पता कि हमें कैसे पता बाहर कितने हैं, इसका डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। बाकी आप पढ़िए।